एनडीए के नेतृत्व में बिहार की जनता को भरोसा है कि राज्य में विकास की गाड़ी और तेज दौड़ेगी। दूसरी ओर विपक्ष अब इस एग्जिट पोल को प्रचार आधारित बताकर खारिज करने में जुटा हुआ है। राजनीतिक विश्लेषक भी इस नतीजे को लेकर गंभीर चर्चा कर रहे हैं। उनका मानना है कि अगर एग्जिट पोल के आंकड़े वास्तविक नतीजों के करीब रहे तो बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनना तय है। जनता ने अपने वोट से यह संकेत दिया है कि वो वादों से नहीं, काम के रिकॉर्ड से सरकार चुनना चाहती है। बिहार के मतदाताओं ने इस चुनाव को लोकतंत्र का पर्व बनाकर पेश किया है। अब सबकी निगाहें काउंटिंग डे पर टिकी हुई है, जब यह तय होगा कि क्या एग्जिट पोल की भविष्यवाणी सही साबित होती है या फिर कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिलेगा। फिलहाल माहौल एक ही बात कह रहा है, बिहार बोले एनडीए दोबारा। देखिए, एग्जिट पोल और जो चुनाव हुआ अभी, मतदाताओं का स्पष्ट रुझान था, संकेत था कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। और जिस तरह का माहौल मतदान केंद्र का था सरकार के प्रति और जो विकास एनडीए सरकार ने किया है, जनता पर उसका प्रभाव था, महिलाओं का सशक्तिकरण का प्रभाव था और एनडीए फिर से सरकार बनाने जा रही है, ऐसा जनता ने मैंडेट दिया है। अब सोचिए कि ये 18 तारीख का डेट जनता और मतदाता फिक्स करती है कि कोई नेता फिक्स करते हैं। इसी से जो है लग रहा है कि हताशा में है कि ये तो मतदाता फिक्स करेगी, मैंडेट देगी, तब कोई डेट तय कर सकता है। कोई लड्डू पहले बनाने लगे, कोई डेट पहले तय कर ले, ये तो मतदाता का अपमान है। ये तो मतदाता फैसला लेगी 14 तारीख को कि किसका सरकार बनेगा। सर्वेक्षकों ने 17 में से 13 ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार को बहुमत दिया है और मेरे नज़र में ये मुख्य कारण ये है कि ये चुनाव था नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच में, ये चुनाव था नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच में। इसके बाद बिहार के लिए जो विकास का जो परसेप्शन था और विकास सचमुच हुआ है, ये था महिलाओं का, मतदाताओं का आगमन और सबसे बड़ी संख्या में 9% से ज़्यादा वृद्धि हुई है उनकी। और इसके साथ साथ बिहार का एक और मूल विषय है जात, और जात का एक समीकरण ऐसा है जो आरजेडी यूपीए के खिलाफ, इंडी अलायंस के खिलाफ है। तो मुझे लगता है ये सर्वेक्षण इंगित कर रहा है कि अगले 2 दिन में जो परिणाम निकलेंगे वो स्पष्ट है। तो धन्यवाद देते हैं। हमने पहले भी कहा था कि 14 तारीख को रिजल्ट होगा और 18 तारीख को ओथ सेरेमनी होगा। ये निश्चित तौर पे होने जा रहा है। जो फीडबैक हम लोगों को मिल रहे हैं, भाजपा और एनडीए के पसीने छूट रहे हैं, लोग बेचैन हैं, बौखलाहट में हैं। जिस हिसाब से मतदान है, कल वोटिंग में लोग बड़े कतार में लोग खड़े थे, 6 बजे 7 बजे तक लोग खड़े थे। लोग खड़े रहे वोटिंग में और एग्जिट पोल आता है, यानी मतदान अभी खत्म नहीं हुआ कि एग्जिट पोल आता है। देखिए, हम ना सर्वे में खुशफहमी में रहते हैं, ना गलत फहमी में रहते हैं। देखिए, बिहार की जनता लोकतंत्र की जननी की भूमि पर निवास करने वाले हर बिहारी ने अपने बिहारियों के मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए और जिन लोगों ने बिहारी शब्द को गाली बनाया है उसको सबक सिखाने का निर्णय दे चुका है। डबल इंजन की सरकार मोदी जी, नीतीश जी के विकास के रफ्तार पर लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है। मैं पूरे बिहारियों का हृदय से आभार और धन्यवाद देते हैं कि आपकी भावना का जो प्रकटीकरण है, ये बिहार के बेहतर भविष्य का और बिहार के सम्मान का ये प्रतीक बनेगा। और जिन लोगों ने बिहारी को गाली बनाया, बिहार को बर्बाद किया, बदनाम किया, पलायन के लिए विवश किया, नकारात्मक वातावरण से उन्माद पैदा कर करके निवेशक को डराने का निवेशक ठहरा, अब उनको आने का एक बेहतर अवसर बनेगा और बिहार के अंदर
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित बिहार का जो मजबूत नींव रखा गया है, उस पर एक बुलंद इमारत खड़ा होगा। जनता की जो आवाज है और एनडीए सरकार के लिए जो मोहर है, वही एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है। और मुझको तो लग रहा है कि उससे भी ज्यादा एनडीए के पक्ष में सीटें आएंगी। 2/3 बहुमत से भी ज्यादा सीटें लेकर एनडीए सरकार बनाएगी। बिहार में जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम और काम का असर है, और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के जो सुशासन की लहर है, और युवा कल्याण, महिला कल्याण, गरीब कल्याण और किसान कल्याण के जो काम किया गया है, वह चुनाव में मतदान के रूप में देखा जा रहा है, जो बम्पर मतदान के रूप में एनडीए की सरकार बनेगी, भारी बहुमत के साथ बनेगी। लोगों को विश्वास है। देश में गुजरात के बाद बिहार एक ऐसी सरकार रहा जो 20 साल के बाद भी सरकार के खिलाफ वातावरण नहीं, सरकार के पक्ष में एक माहौल खड़ा हुआ। और हमें तो लग रहा है 2010 से, मैं डे 1 से कह रहा हूं, अधिक स्ट्राइक रेट रहेगा, क्योंकि महिलाओं में जिस ढंग का एक उत्साह था सरकार के प्रति, तो ये आने वाले दिन में, और अपोजिशन जहां तक है मनपुआ पका रहा है, अपने मन से पकाना भी चाहिए। लेकिन मैं पूछता हूं, आखिर वोट क्यों देता लालू यादव को, क्यों राहुल गांधी को? क्या लालू यादव को इसलिए वोट कि भ्रष्टाचार के दलदल में जेल में डूबे हुए, जेल में पड़े हुए, या बेल से पड़े हुए? और इसी पर हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे सारे गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित तिवारी भाजपा प्रवक्ता, चंद्रमोहन शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता, जनसुराज, सोनाली आनंद प्रवक्ता और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक अविनाश सिंह जुड़े हुए हैं, और प्रियदर्शी रंजन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और सबसे पहले चलते हैं भाजपा प्रवक्ता के पास। जिस तरीके से जो एनडीए का एक भविष्यवाणी एग्जिट पोल तय कर रही है, जो नजर आ रहा है, आपका क्या मानना है अमित जी इस पर? नंदिनी जी, देखिए, जिस तरीके से एग्जिट पोल में जो रुझान आ रहे हैं, वैसे तो हम एग्जैक्ट पोल जानते हैं कि क्या आने वाला है, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता, हम स्वयं और हमारे नेता वहां पर जमीन पर डटे रहे। हमने पूरे के पूरे पिछले 5 साल का जो कार्यकाल है, उसमें केंद्र की योजनाएं हों या राज्य की योजनाएं हों, उसको जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। और अगर आप देखें तो 2005 से जो लगातार ये जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ता रहा है, और हर बढ़ते परसेंटेज के साथ एनडीए की जीत भी उतनी ही बड़ी होती गई है। अगर आप देखेंगे तो इस बार का जो इतना ये जो मैसिव टर्नआउट आप देख रहे हैं, मेरे ख्याल से कुछ 4-5 पॉइंट मेरे दिमाग में आते हैं कि इस वजह से हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से इस इलेक्शन के दौरान छठ माँ का अपमान किया गया, छठी मैया का अपमान किया गया, ये टर्न आउट उसको दिखाता है कि उसके विरोध में आज पूरा का पूरा बिहार खड़ा हुआ है। कोई किसी को, किसी भी माँ को गाली न दे सके, ये टर्न आउट उसको दिखलाता है कि इस टर्न आउट उसका विरोध करता है। कोई भी बिहार को, बिहारियों को और बिहारी अस्मिता का अपमान न कर सके, उनको मंच पे बुलाकर उनको माल्यार्पण न करे, और उनको जिस तरीके से बिहारियों को कहा गया कि इनके लिए ताली बजाओ, हमने देखा किस तरीके से स्टालिन को बुलाया गया, रेवंत रेड्डी को बुलाया गया, जिन्होंने बिहारियों का, बिहारी अस्मिता का और पूरे बिहार का अपमान करने का काम किया। को दारू के खिलाफ था ये इलेक्शन, जो एक पार्टी कहती थी कि हम दारू को फ्री कर देंगे, यहां पर फिर से लागू कर देंगे, उस दारू के खिलाफ था। कट्टा के खिलाफ था, जो लोग मंचों से ये कहते थे कि ये लोग आ जाएंगे तो फिर कट्टा से उठा लिए जाओगे, तो इन सभी चीजों के खिलाफ ये जनादेश आने वाला है। जो ये टर्न आउट था ये उसको दर्शाता है। जी, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़े हैं, चंद्रमोहन शर्मा जी।
चंद्रमोहन जी, क्या नजरिया आप रखते हैं इस समय जो एग्जिट पोल के नतीजे, हालांकि अब लोग कहीं कहीं खुशी भी मना रहे हैं, लोगों का कहना है कि भविष्यवाणी अब पहले से हो चुकी है। आरजेडी की भी बात करूं तो थोड़ा सा स्लो परफॉर्मेंस देखने मिल रही है, कांग्रेस की भी, महागठबंधन की स्लो परफॉर्मेंस देखने मिल रही है, क्या नजरिया आपका? देखिए, नजरिया बिल्कुल साफ है कि बिहार जो इस समय पलायन के खिलाफ वोट देने जा रहा है, बिहार बेरोजगारी के खिलाफ वोट देने जा रहा है, बिहार जो 20 साल से सरकार की जो प्रशासन पे लिप्त थी, जहां अगर हॉस्पिटल में आदमी इलाज करना जाए तो ठाए 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 करके उसका भी काम तमाम और दूसरे का भी, और बिहार कुछ गुंडा राज का भी जवाब देने जा रहा है, जिसके अंदर ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बाद भी ना महिलाओं की सुरक्षा थी और ना छात्रों की सुरक्षा, जब पेपर लीक होते। ठीक कह रहे हैं। फर्क क्या है आज बिहार की जनता और बिहार की जनता के सामने? मेरे मित्र भारतीय जनता पार्टी ने बात बोली, लेकिन उनके पास इमोशनल कार्ड था, लेकिन 20 साल के काल में ये नहीं कह पाए कि हमने बिहार के अंदर शिक्षा के इतने संस्थान बनाए, हमने 20 साल के अंदर कितने हॉस्पिटल बनाए, हमने ब्रिज तो बनाए, पुल बनाए, लेकिन जो बनाए वो नीतीश कुमार जी उद्घाटन करके आए, और जब हम फूल चढ़ाने गए वो धड़ाम से आकर नीचे गिर गए। तो एक भी बात पे कहीं पर भी उनके पास ये वक्तव्य नहीं था। हाँ, जैसी भारतीय जनता पार्टी की एक फितरत है कि कहीं ना कहीं किसी चीज को मोल्ड कर उसको इमोशनल कार्ड पे बोल दे, और माँ सबकी होती है, जो अपनी माँ का सम्मान ना करे, और माँ नारी है, नारी तत्व है, और नारी तत्व में माँ और बीवी सब कुछ समान होता है। बाकी शब्दों को आप समझ गए होंगे। तो वो परिभाषित लोग हिंदुस्तान के उन लोगों को परिभाषित ना करे छठ मैया का नाम लेके, वो मुद्दे की बात करे एक नेता की तरह कि 20 से 25 साल में जब आपकी सरकार वहां रही, उस सरकार ने आपके द्वारा बिहार के अंदर क्या क्या किया। प्लान रुका, बेरोजगारी रुकी, महंगाई रुकी, क्या बिहार का किसान वहां पर अपनी डेवलपमेंट कर पाया? क्या बिहार के अंदर जो ग्रामीण व्यक्ति दूध का व्यापार करता था, क्या उसकी बढ़ोतरी हो पाई? तो ये प्रश्न है जिन प्रश्नों के बिहार की जनता ने वोट दिया है और बढ़ चढ़ के वोट दिया है। मेरा मानना है कि अभी कल जब रिजल्ट आएगा वो बहुत चुकाने वाला। जी, हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से बिहार में दूसरे चरण की और अंतिम चरण की वोटिंग उत्साह के साथ संपन्न हुई। हमारे साथ सभी गेस्ट जुड़े हुए हैं। सीधा चलते हैं जन सुराज प्रवक्ता सोनाली आनंद के पास। सोनाली, आपने देखा जिस तरीके से एग्जिट पोल की जो भविष्यवाणी एक तरफ दिखाई दे रही है, जन सुराज पार्टी की चर्चा काफी ज्यादा हो रही है, क्योंकि लोगों का कहना है कि थोड़ा सा निराशा जो है शायद जन सुराज को लग सकती है हाथ। क्या नजरिया है आपका? सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि जन सुराज पार्टी की चर्चा चुनाव से पहले भी हो रही थी, चुनाव के बाद भी हो रही है और रिजल्ट्स के बाद भी होगी। और रही बात यहाँ पे जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, ये बिहार की आयरनी है जो उनके पास आज भी ये कहने को चंद विकास के काम नहीं है जिसपे बिहार की जनता ने वोट किया, आज भी गिराने सक्षम है। वो क्या कह रहे हैं कि वोटर टर्नआउट इसलिए ज्यादा था क्योंकि उन्होंने मोदी जी की माँ का अपमान हुआ, छठी माँ का अपमान हुआ, पर उनके पास विकास के नाम पे गिनती गिराने के लिए कुछ भी नहीं है। तो मैं यही कहूंगी कि जो दावे किए जा रहे हैं कि प्रो इनकम्बेंसी है, ये प्रो इनकम्बेंसी नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी है। और रही बात वोटर टर्नआउट की, तो प्रशांत किशोर जी ने बहुत ही जोर शोर से और बहुत ही पहले से जनता को अवेयर करने काम शुरू कर दिया था और जनता से बार बार अपील की थी कि ये एक वोट डालने में आप आइए, वोट डालिए। और इसी का नतीजा है कि आपने ये भी देखा होगा कि विदेशों से लोग फ्लाई कर करके बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। और रिजल्ट्स की बात और एग्जिट पोल की बात रही तो मैं इससे बहुत इत्तेफाक नहीं रखती, क्योंकि जब लोगों को ये नहीं मालूम था कि कितना % वोट गिरने वाला है, कितने लोग वोटिंग करने वाले हैं, तो अब ये कैसे मालूम चल गया लोगों को कि वो किसके पक्ष में ये वोटिंग गिरी है। तो सबसे पहली बात, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती। और जिस ढंग से, जिस समय के अंतराल पे और बस 2 फेज के चुनाव के लिए जिस ढंग से एग्जिट पोल आ गया है, तो मैं इसको बहुत ही एप्रोप्रिएट नहीं मानती, एक्यूरेसी से भरा नहीं मानती। क्योंकि मैं यही कहना चाहती हूँ। मैं यहाँ आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। सीधा भाजपा प्रवक्ता के पास चलते हैं। अमित जी, आपने सुना कि सोनाली जी का क्या कहना है, क्या आप उनको जवाब देना चाहेंगे इस बात पर? जी नंदी, देखिए 2 चीजें हैं। पहली बात तो जो आनंद मोहन जी एग्जिट पोल पर बहुत ही हताश हैं और उनको ये मान नहीं पा रहे हैं, तो राहुल गांधी इसी एग्जिट पोल के रिजल्ट्स को आधार बनाकर हरियाणा के लिए वो अपना मुद्दा उठा रहे हैं। तो इनके नेताओं में और कार्यकर्ताओं में ही सामंजस्य जब नहीं है तो वो जनता से क्या सामंजस्य बैठा पाएंगे, यहीं पे दिखता है। दूसरी बात, मैं प्रशांत किशोर जी पर आता हूं। प्रशांत किशोर जी ने बहुत भविष्यवाणियां की हैं। उन्होंने
जब वो बंगाल में ममता बनर्जी को जब वो असिस्ट कर रहे थे, तब उन्होंने एक नारा दिया था, बोहिरा गोतो। सौभाग्य से मेरी जो पृष्ठभूमि है वो बिहार और बंगाल दोनों से है। उन्होंने एक नारा दिया था बोहिरागोतो, जिसको तृणमूल कांग्रेस ने उस समय पे बहुत जोर जोर से उठाया था। और बोहिरागोतो का मतलब होता है बाहरी, और बंगाल में बाहरी वो किसे कह रहे थे? बिहार से आए हुए लोगों को कह रहे थे। और वहां पर उनको मार मार कर भगाया गया। बिहारियों को वहां पर हर एक चीज के लिए बिहारियों को वहां पर दोषारोपण कर दिया जाता है। तो जब प्रशांत किशोर जी वहां बिहारियों की अस्मिता को नहीं बचा पाए, उनके लिए नहीं खड़े हो सके, जबकि उनके लिए कैंपेन करने का काम किया, यहां पर आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो जनता ये सब देखती है। दूसरी बात, आप देखिए जिस तरीके से इन्होंने कहा कि हमने अपने काम नहीं गिनाए, तो काम इलेक्शन से पहले गिनाने का होता है मैडम। और कांग्रेस के प्रवक्ता को भी बता दूं, हमारा आप अगर संकल्प पत्र देखेंगे तो उसके पहले ही पन्ने से हमने अपने काम गिनाने शुरू किए हैं। आप तो पढ़ते नहीं है, देखते नहीं है, आपका पढ़ाई से कोई लेना देना। क से कट्टा तो आप जानते हैं, तो जिसकी भाषा क से कट्टे की हो वो क्या बात करता है डेवलपमेंट पर, क्या बात करता है। जिस तरीके से हमने यूनिवर्सिटीज बनाए बिहार में, आप देखिए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, पूर्णिया यूनिवर्सिटी, मुंगेर यूनिवर्सिटी, आर्यभट्टा नॉलेज सेंटर, एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी, उसके बाद ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स, 10 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स है। आप चाहेंगे तो मैं उसका भी नाम बता दूंगा। और मैं 3 चीजें और कहता हूं। जी अमित जी, जल्दी थोड़ा सा वक्त कम है हमारे पास जी, 10 सेकंड दीजिएगा। नीतीश कुमार जी ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लेकर साइकिल पोशाक योजना से लेकर और स्कॉलरशिप के माध्यम से प्राइमरी स्कूल्स में जो ड्रॉप आउट रेट, बच्चियों का ड्रॉप आउट रेट है, उसे नियर जीरो कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। चलिए जी अमित जी, भविष्यवाणी एनडीए को लेकर के अपने नतीजे दे रही है, तो वही चाहे आरजेडी की बात करें, चाहे महागठबंधन की बात करें, हर तरफ हलचल तेज है। हमारे साथ सभी गेस्ट बने हुए हैं और सीधा चलते हैं राजनीतिक विश्लेषक अविनाश सिंह के पास। अविनाश जी, जिस तरीके से एग्जिट पोल के नतीजे अभी तक दिखाई दे रहे हैं, क्या संकेत दे रहा है? और जिस तरीके से जो भी बिहार में हलचल तेज हो रही है, हालांकि कुछ तकनीकी खराबी के कारण अविनाश जी नहीं जुड़ पा रहे हैं, सीधा वरिष्ठ पत्रकार प्रियदर्शी रंजन के पास चलते हैं। प्रियदर्शी, क्या वहां पे जमीनी हालत इस समय आपको दिखाई दे रही है? जो भी एग्जिट पोल के नतीजे इस समय दिखाई दे रहे हैं, क्या कुछ अलग दिखाई दे रहा है जमीनी स्तर पर? क्या राय आपकी? देखिए, नहीं, जमीनी स्तर पर बहुत परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि एग्जिट पोल की अपनी विश्वसनीयता है, उस पर कई बार सवाल खड़ा रहता है और अक्सर ये देखा गया है कि एग्जिट पोल उतने विश्वसनीय नहीं रहते हैं। लेकिन बिहार का जो चुनाव है उसमें अगर जातीय और सामाजिक समीकरणों को देखेंगे तो उसके हिसाब से एनडीए का पलड़ा भारी है, बहुत बड़े अंतर से भारी है। तब सामाजिक और जातीय संतुलन को देखेंगे तब, और थर्ड फोर्स रहा नहीं बिहार में। इस चुनाव में बाइपोलर चुनाव हुआ, मतदान हुआ, महागठबंधन बनाम एनडीए की लड़ाई थी। सीधे तौर पर मतदाता 2 खेमों में बटे हुए थे और आर पार के लिए मतदान हो रहा था। थर्ड फ्रंट है नहीं, इसीलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। या तो इधर जाएगा मामला या उधर जाएगा मामला, महागठबंधन के साथ मामला रहेगा या एनडीए के साथ रहेगा। क्योंकि एनडीए का जातीय समीकरण, सामाजिक समीकरण ज्यादा बड़ा है, इसीलिए ये आसान हो जाता है तय करना कि एनडीए जीत रही है चुनाव में। क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान जब बॉर्डर लाइन की एनडीए ने सरकार बनाया था, उस समय चिराग पासवान की पार्टी नहीं थी साथ में, उपेंद्र कुशवाहा भी साथ में नहीं थे। उस समय वीआईपी जरूर थी जो अभी महागठबंधन के साथ है, लेकिन वीआईपी मल्लाहों की पार्टी है और मल्लाहों के नेता मुकेश सहनी जरूर हैं, लेकिन उनके वोटरों का रुझान, मल्लाह वोटरों का रुझान कहीं ना कहीं एनडीए की ओर रहता है। और अगर एनडीए की ओर मल्लाह वोटरों का रुझान है और अपना जो जातीय समीकरण, सामाजिक समीकरण एनडीए का है, उसके लिहाज से देखा जाए तो फिर एक लगता है कि हाँ, ये मामला है। और पिछली बार जिस तरीके से नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी था, वो एंटी इनकम्बेंसी इस बिहार विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं रहा। तो जब इतने बड़े नेता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, एक बड़ी पार्टी के खिलाफ, तो उसका फायदा भी एनडीए को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए दोनों बराबरी पर जो चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली बार गिर गया था, सीटों में भारी गिरावट आ गया था जनता दल यूनाइटेड का। किसी से भी आप पूछ लीजिए, आम जनता से भी पूछ लीजिए, तो ये आपको बता देंगे कि सीटों में इजाफा जनता दल यूनाइटेड का हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का भी स्ट्राइक रेट गिरने वाला बहुत नहीं है। सीटें चूंकि कम लड़ रही है इसमें, फिर भी भारतीय जनता पार्टी का भी स्ट्राइक रेट गिरता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो एनडीए के भीतर सिर्फ एक पार्टी के ग्रोथ से, अगर सिर्फ जनता दल यूनाइटेड ग्रोथ कर जाती है
उसी से मामला एनडीए के पक्ष में चला जाएगा, झुक जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार शानदार प्रदर्शन किया था, इस बार भी उम्मीद है कि वो शानदार प्रदर्शन उसी तरीके का दोहराव करेगी। मामला अगर एनडीए का कहीं फंस सकता है तो ये फंस सकता है कि चिराग पासवान को जो 29 सीटें दी गई थी, अभी 28 पर उनके उम्मीदवार हैं, वे कैसा प्रदर्शन करते हैं। छोटी पार्टियों में जीतन राम मांझी का भी प्रदर्शन बहुत शानदार रहने वाला है, जो रुझान आ रहे हैं उसके हिसाब से। तो कुल मिलाकर के मामला ये है कि महागठबंधन बनाम आप एनडीए देखते हैं तो महागठबंधन के भीतर वोट ट्रांसफर कराने वाली पार्टियों का अकाल रहा। जैसे इधर भारतीय जनता पार्टी है जो संगठन बेस्ड पार्टी है, अपने हार्डकोर कार्यकर्ता है, ये वोट ट्रांसफर अपने सहयोगी दलों को करवा देती है। जनता दल यूनाइटेड भी उसमें है। एलडीपीआर पर थोड़ा सा जी प्रियदर्शी जी, आपके पास मैं वापस आऊंगी। जिस तरीके से सीधा चलते कांग्रेस प्रवक्ता के पास, चंद्रमोहन जी, आपने सुना कि प्रियदर्शी जी ने क्या कहा। एक तरीके से एनडीए का पलड़ा जो है हर कोई भारी बता रहा है, साथ ही क्या जो एग्जिट पोल के जो इस समय भविष्यवाणी दिखाई दे रही है, क्या आपकी राय है, क्या नजरिया रखते हैं आप? क्योंकि रैली देखिए राहुल गांधी, तेजस्वी यादव दोनों ने की, लेकिन क्या गड़बड़ हो गई, कहां क्या हो गया? जनता का भरोसा जीतने में कुछ कमी रह गई, क्या हो गया? देखिए बिल्कुल नहीं, मैं अपना इत्तेफाक है। हमारे जो पत्रकार बंधु रंजन जी है उनका अपना तरीके का नजरिया है, उन नजरिए पे मैं कोई कटाक्ष नहीं करूंगा, लेकिन कहीं पर भी इस तरह का कोई भी बिहार के अंदर नैरेटिव नहीं था। बिहार की नैरेटिव आज बदलाव के ऊपर था, क्योंकि जो 2015 और 2014 के इलेक्शन के अंदर जो नौकरी देने का वादा करा था, जो 24 में पूरा नहीं हुआ और 29 के इलेक्शन के मुहाने पर आ गए, ऐसे ही हर जोन के ऊपर नीतीश कुमार जी के वादे और हर जोन के ऊपर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वादे जो बहुत चला के इतने लाख दूं, इतने लाख दूं, इतने लाख दूं, लेकिन बिहार की जनता के हाथ में आया क्या? जुमले, झूठ और 1 रुपए की जमीन उनकी खुद की जगह थी वो अपने मित्र मंडलियों को दे दी। जो देश बिहार के अंदर जो बड़ा व्यापार था वो सब अपने मित्र मंडली दोस्तों को दे दिया। तो बिहार की जनता का जो वर्ग एक एजुकेटेड वर्ग है, जो वहां से पलायन करके और सिटीज के अंदर गया, उनके तरफ से जो नैरेटिव तैयार करके सरकार के अगेंस्ट पैदा करा गया बिहार के जनमानस पे, ये उसका वोट था। और उस वोट के अंदर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बदलाव था। एक तेजस्वी, एक युवा नेता के रूप में उभर के आए हैं, जो बिहार की जनमानस की आवाज थी, और गठबंधन के रूप के अंदर उनका उभरता चेहरा बिहार के लिए नया रूप लेके आएगा। यही बिहार का रिजल्ट साबित है। हमारे साथ सभी गेस्ट बने हुए हैं और हम बिहार विधानसभा चुनाव की एग्जिट पोल को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। सीधा चलते हैं भाजपा प्रवक्ता अमित तिवारी के पास। अमित जी, आपने सुना कि चंद्रमोहन शर्मा ने क्या कहा, साथ ही जो विपक्ष है लगातार एग्जिट पोल के जो नतीजे अब तक सामने आ रहे हैं, प्रचार आधारित जो है उसको बयान दिया जा रहा है। साथ ही जो आरजेडी की तरफ से बयान आया, तेजस्वी यादव का कहना है कि जब तक नतीजे नहीं आ जाते तब तक हर कार्यकर्ता को सतर्क रहना चाहिए। क्या जवाब आप देना चाहेंगे? नंदन जी, बिल्कुल। देखिए, ये चाहेंगे कि नतीजे जब आए तो उसको किस तरीके से भटकाने का प्रयास हो, ये चाहेंगे कि किसी तरीके से गड़बड़ी फैलाने का प्रयास हो, क्योंकि ये कट्टाधारी पार्टी है, दबंग पार्टी है, समाज में एक भय का वातावरण फैलाने वाली पार्टी है। तो ये सब करना चाहेंगे। लेकिन मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता को लगता है थोड़ी जानकारी की कमी है। अगर 2024 के तक देखें तो भारतीय जनता जो सेंटर की सरकार थी उसने बिहार में 37 लाख घरों का घर वहां पर आवंटित किए गए, और उन सभी घरों में 70% को महिलाओं का उनका मालिकाना हक दिया गया। उसके बाद अभी तीसरी बार जब प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बनी तो बिहार में 49 लाख घरों के लिए वहां पर दिया गया है, सैंक्शन किया गया है, जो कि प्रोसेस में है। तीसरी बात, 1 करोड़ 16 लाख गैस कनेक्शन दिया गया, 1 करोड़ 22 लाख शौचालय बनाए गए, और गांव-गांव का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन। आप एक बात सोचिए, आज हम 2025 में बैठे हैं, अगर कोई एक गांव अंधेरे में छूट जाए तो कितनी बड़ी बात होती है। कांग्रेस ने किया क्या था वहां पर? कांग्रेस ने पूरे देश में 60 साल तक किया क्या? तो ये सारी चीजों की इनकी जानकारी की अभाव है। और जब हमने कहा कि हम अपनी वृद्ध माताओं का पिता का हम पेंशन को बढ़ाएंगे, इन्होंने कहा कि हम भी बढ़ाएंगे। जब हमने कहा कि हम अपनी बहनों को 10,000 रुपए देंगे, उन्होंने कहा हम 30,000 देंगे। लेकिन यहाँ पर ना थोड़ी सी नकल करने के लिए भी ना अकल की जरूरत पड़ती है। ये वो बढ़ाकर फैसले तो सुनाते गए, लेकिन इनका जो धरातल पर कैसे इस चीज को लागू करेंगे, इसका कहीं पर खाका मौजूद नहीं है। कई चैनलों पर जब उन्होंने अपने साक्षात्कार उनकी इंटरव्यू हुई
तो उनसे पूछा गया कि भाई साहब आप पैसे कहां से लाएंगे, बिहार का बजट ये है, आप कैसे करेंगे? तो उन्होंने गोल मटोल, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ही गोल मटोल जवाब दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम बताएंगे, पहले हमें सत्ता में लाइए फिर हम बताएंगे। तो जब आपके पास बिहार के लिए कोई विजन नहीं है, जब आपके पास कोई आंकड़े नहीं है, तो जनता का विश्वास आप कैसे जीत सकते हैं? तो निश्चित तौर पर आज जब बिहार यहाँ से ये टर्नआउट है और यहाँ से जब आगे की दूरी तय कर रहा है, तो बिहार यहाँ से आईटी और इनोवेशन हब बनने जा रहा है, बिहार इंडस्ट्रियल हब बनने जा रहा है, अमृतसर, कलकत्ता और गया जी को मिलाकर ट्रायंगुलर मैन्युफैक्चरिंग इंटीग्रेटेड क्लस्टर बनने जा रहा है, गया जी में टेक्सटाइल हब बनने जा रहा है। ऐसे असंख्य चीजें हैं। और अगर फार्मिंग की आप बात करें तो उसमें मखाना हो गया, शहद हो गया, मक्का हो गया, मछली पालन हो गया, इन सबको हमने प्रायोरिटी सेक्टर में डालकर जमीनों का जो कागजात है उनको डिजिटलाइज करने का काम किया है। और पंचायती राज में जिस तरीके से पंचायती इलेक्शन होते हैं, उन्हें आज सुचारू रूप से वो इलेक्शन हो रहे हैं। वरना आप बगल में ही बंगाल है, वहां पर देख लीजिए क्या होता है। वहां पर म्यूनिसिपल इलेक्शंस में किस तरीके से बूथ लूट लिया जाता है, बूथ जो बैलेट बॉक्स होता है उसको लूट के लोग भाग जाते हैं। तो इस तरीके की जहां पर स्थिति बनाने का प्रयास किया जाता है, निश्चित तौर पर उनको तो घबराहट होगी ही, और ये वाजिब भी है। जी, हमारे साथ जो है जन स्वराज पार्टी की प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सोनाली, जिस आपने सबको सुना, अमित जी को भी सुना, कांग्रेस प्रवक्ता को भी सुना, वरिष्ठ पत्रकार जी भी हमारे साथ हैं, उनको भी सुना। एक तरफ प्रशांत किशोर के बारे में बात कही जाती है कि उन्होंने एक बात कही थी कि या तो अगर जन स्वराज पार्टी जीतेगी तो 150 सीटों से ज्यादा जीतेगी, और नहीं तो फिर वो सीमित में रहेगी, 10 सीटों तक रहेगी। लेकिन अब कहीं लोगों का मानना है कि जन स्वराज पार्टी इतना अपना प्रभाव क्या नहीं छोड़ पाई, क्योंकि जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं। क्या नजरिया आपका? नहीं, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि जो बात प्रशांत किशोर जी ने कही थी, जो मुद्दों को हमने उठाया था, अगर बिहार की जनता उसे समझ लेती है तो ये बहुत बड़ी जीत होगी हमारी। मुद्दे को समझना और उस पर गौर करना, उस बेस पे निर्णय लेना, ये हमारी जीत होगी। और ये बात आज भी हम कहते हैं कि हमारा रिजल्ट या तो बहुत एक बहुत ही सिग्निफिकेंट नंबर में होगा, या फिर जो हम कह रहे थे अर्श पे या फर्श पे, वो बात पे आज भी कायम है। और मुझे ये लगता है कि बहुत जल्दबाजी होगी कि इस बात पर निर्णय लेना कि हम कहाँ पे हैं। बस एक दिन का समय और है, थोड़ा वेट कर लेना चाहिए, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और हमें रिजल्ट का वेट करना चाहिए। और ये बात से पूरे बिहार में या फिर यहाँ बैठे पैनलिस्ट कोई डिनाई नहीं कर सकता कि बिहार में जो एक कंस्ट्रक्टिव राजनीति की शुरुआत जो हुई है वो प्रशांत किशोर जी की ही देन है। अगर आज कोई विकास की बात कर भी रहा है बिहार में, तो वो भी प्रशांत किशोर जी की ही देन है। अदरवाइज अभी भी अगर आप देखें, थोड़ा बस पीछे जाते हैं, रैलियों में देखें, प्रधानमंत्री जी की रैली में देखें, या फिर योगी जी जब प्रचार करने आता है उनकी रैली में भाषण का सेंटर देखें कि वो क्या रहता है। आज भी वो गोलू किडनैपिंग केस की बात करते हैं, आज भी वो बटोगे तो कटोगे की बात करते हैं, पर उनके पास बिहार को देने के लिए कुछ भी नहीं अपनी भाषणों में, न बिहार के विकास की बात करने के लिए कुछ भी नहीं उनके भाषणों में। और अभी भी मैं अभी बीजेपी प्रवक्ता को सुन रही थी, वो ये कह रहे थे कि हम ये चीज लाएंगे, मखाना के लिए ये काम करेंगे, इंडस्ट्री लाएंगे, आईटी हब लाएंगे। आपने 20 साल में किया क्या? अभी भी आप ये नहीं कह रहे हैं। आईटी हब की बात आज नहीं, बहुत सालों से बिहार में हो रही है कि दुनिया जानता है कि बीपीओज में जितने मैक्सिमम लोग कार्य करते हैं आज के डेट में, वो मैक्सिमम लोग बिहार के हुए हैं। लेकिन एक छोटा सा सेटअप भी बनाने में बिहार की सरकार असक्षम रही है, तो इसकी जिम्मेदारी भी आपको लेनी पड़ेगी। आप बड़े बड़े कॉरिडोर्स की बात करते हैं, बड़े बड़े स्टेडियम की बात करते हैं, लेकिन आज भी आप प्राइमरी स्कूल को अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर देने में सक्षम रहे हैं। तो आप यूनिवर्सिटीज बना लीजिए, यूनिवर्सिटीज खाली ही रहेंगे अगर बिहार के बच्चे प्राइमरी स्कूल से पढ़ के नहीं निकलेंगे। और रही बात प्रशांत किशोर पर उंगली उठाने की, तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टडी आपको भी कर लेना होगा। जब उन्होंने महाराष्ट्र में प्रचार किया था, उसके एवज में जब फी की बात आई थी, उन्होंने खुले तौर पे कहा था कि मुझे फी के नाम पे बस यही चाहिए कि बिहार की जनता या बिहार के लोगों का महाराष्ट्र में अपमान नहीं होना चाहिए। तो बिहार के ब्रांड एम्बेसडर उसके हैं, वो जो मजदूर तबके के लोग हैं, प्रशांत किशोर उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। चाहे वो बिहार के अंदर काम कर रहे हो, उनकी वॉइस है वो, और चाहे वो बिहार के बाहर बात कर रहे हैं। और अमित तिवारी जी, मैं आऊंगी आपके पास। जी, ये अगर आज मजदूरों की बात हो रही है तो प्रशांत किशोर जी ही इसके पीछे हैं। अगर आज रोजगार की बात हो रही तो प्रशांत किशोर जी इसके पीछे है। और मैं इस बात को फिर दोहराती हूँ कि अगर आज बिहार में कंस्ट्रक्टिव राजनीति हो रही है, मुद्दों पे राजनीति हो रही है, तो इसका श्रेय प्रशांत किशोर को ही जाता है। और ये बात बिहार की हर एक जनता मानती है। जी सोनाली जी, बिल्कुल। बिहार में किस तरीके से दूसरे चरण की वोटिंग और अंतिम चरण की वोटिंग उत्साह पूर्वक जो है वो संपन्न हुई। हमारे साथ गेस्ट बने हुए हैं, सीधा चलते वरिष्ठ पत्रकार प्रियदर्शी रंजन के बाद। प्रियदर्शी, जिस तरीके से आपने सबको सुना, एक तरीके से अगर एग्जिट पोल की बात करें तो महागठबंधन का जो एक प्रदर्शन है वो कमजोर होता दिख रहा है।
आप अपने अनुभव से क्या आपको जमीनी स्तर पर हालात दिख रहे हैं? क्या एग्जिट पोल बदलने के क्या कोई चांसेस और नजर आ रहे हैं? क्या हालात हैं? ये तो अनुमान है, ये कयास है, इसमें निश्चित तौर पर बदलाव होगा। और एक तरीके के तो एग्जिट पोल है नहीं, डिफरेंट करीब 17 तरीके का एग्जिट पोल आया हुआ है, ज्यादा भी होगा, लेकिन 17 तरीके का एग्जिट पोल मीडिया में दिखाया जा रहा है। तो ये, और सभी का अनुमान एक जैसा भी नहीं है जी, सभी अलग अलग हैं। तो एक जैसा जो आप कह रही हैं कि ऐसा ही रहेगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं रहेगा। जनता ने जो ऐसा किया होगा वैसा परिणाम आएगा। और महागठबंधन के लिए निराश होने की बात नहीं है भाई, सीमांचल में ठोक करके वोट पड़ा है। अब वो परिणाम, लेकिन है क्या ना कि एक सीट पर आप 1 लाख से भी जीत जाते हैं और एक सीट पर 1 वोट से भी जीतते हैं, दोनों का अहमियत बराबर ही रहता है। 1 लाख से जीता हुआ सीट 1.25 सीट नहीं हो जाता है, 1.5 सीट नहीं हो जाता है, 2 सीट नहीं हो जाता है। तो महागठबंधन को लग रहा है कि हमें वोट तो पड़ा है तो हमें भी सीटें आनी चाहिए। मैं मानता हूं कि आपको जो वोट पड़ा है, कई ऐसी सीटें हैं जहां पर आपके लिए बम्पर वोटिंग हुई है, जहां आप रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन जहां कांटे की लड़ाई है, वहां पर जो मशीनरी है भारतीय जनता पार्टी का, मशीनरी इन द सेंस कि जो इनके बूथ लेवल के संगठन के कार्यकर्ता हैं, और भी चीजें, बस संघ का जो सपोर्ट इनको मिलता है बैक से, और बहुत सारी, तो ये तमाम जो मिला करके जो सपोर्ट करता है, कांटे का अगर मुकाबला है तो वहां एनडीए का पलड़ा भारी रहेगा। जी प्रियदर्शी जी, फिलहाल इस चर्चा को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब 14 तारीख को पता चलेगा कि जनता की अदालत में जीत किसकी हुई है, बिहार की जनता ने अपना भरोसा किसको दिया है, इसका फैसला 14 तारीख को होगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। आप देखते रहिएगा सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।